हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो जो हम लोग पढ़ने वाले थे अपने सीडीपी सीरीज़ में, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। किसने दिया था जी ये थ्योरी? किसने दी थी? हमारे पियाजे साहब ने दी थी। आप पियाजे जी को देख सकते हैं, आपके सामने है। फ्रेंड्स, जो ये वाली थ्योरी है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। सीटेट चाहे पेपर 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे आप एचटेट दे रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, कोई भी टेट हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप DSSS, ठीक है, रीट, इन सब एग्जामिनेशन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये पियाजे जो साहब आपको दिख रहे हैं ये हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनके क्वेश्चंस भी कराइए। फ्रेंड्स, अभी 3 हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 हम जैसे पियाजे है, उसके बाद 2 और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी हम थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरे एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वाली जो जैसे ये 3 हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 4th जो वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑन टेलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पियाजे। ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, जो ये जीन पियाजे थे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके थ्योरी पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और वो मैंने सबसे पहले इस वीडियो में मेंशन कर दी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड, जीन पियाजे, आपको सबसे पहली बात तो ये पता लग गई, स्विस के थे, क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। और साथ ही साथ ये 2 चीज़ और थे, देख लीजिए। स्विस क्या थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर भी थे। स्विस क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे एंड फिलोसोफर थे, एंड नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, हिंदी वाले भी देख लीजिए। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर अपने काम किया करते थे। ठीक है जी। ये क्या किया करते थे? चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीज़न रहे हैं, क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, इनकी डेवलपमेंट होती कैसे है, इस चीज़ के ऊपर स्टडी बहुत अच्छे से किया करते थे। और इनको बहुत जिज्ञासा रहती थी, ठीक है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी किस चीज़ की, कि भाई इन सब जो भी मैंने आपको ये सवाल बताए हैं इन सब के आंसर ढूंढे जाएं, बाल विकास होता कैसे है इसका एक आधार स्वरूप इन लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो क्या करते थे? बाल विकास के ऊपर स्टडी किया करते थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? पियाजे प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। पियाजे ने क्या किया था कि जी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे किसको? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन की एजुकेशन कैसी होगी, कैसे ये एजुकेट होते हैं, कैसे ये पढ़ते हैं, कैसे ये लिखना शुरू करते हैं, कैसे कैसे इनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करते थे। ठीक है, सोचा करते थे। खैर, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आगे वाले पॉइंट्स पे हम लोग चलते हैं। पियाजे ने बच्चों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया। जी हाँ, बहुत महत्व दिया था जी। ये जन्म कब हुआ था इनका? 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डेट आप ध्यान रख लीजिएगा। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 16 सितंबर 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है जी, ध्यान रख लीजिएगा। पूरा नाम क्या था? जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ठीक है जी, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ठीक है जी, 4 शब्दों का नाम था इनका, याद रख लीजिएगा। इसके बाद इनका कुछ मानना था। ठीक है, ये मानते थे कि भाई ऐसे चाइल्ड पढ़ते होंगे। देखिए, कोई भी अगर हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए हम पढ़ने जा रहे हैं कोई चैप्टर, उसके बारे में मान लीजिए हमें उसका टॉपिक पता है कि हम एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी सारे विचार हमारे पहले से ही दिमाग में चलेंगे ना, कि बच्चा ऐसा होता होगा, बच्चा वैसा होता होगा। तो इनके पास भी ऐसे ही विचार थे। और ये विचार क्या थे कि जो बच्चा है वो अपने वातावरण से सीखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको बाल के विकास के ऊपर पढ़ना था, पढ़ाई करनी थी, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर इनको पूरा अपना स्टडी करनी थी। पहले किस चीज़ पे ये फोकस करते थे कि चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। जो बच्चा है, जो बाल है, वो अपने वातावरण से सीखता है, ये इनका मानना था। इसके बाद ये बोलते हैं चाइल्ड हैज़ इनबॉर्न
एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट। देखिए सेकंड वाला पॉइंट साफ साफ बता रहा है, इनका मानना ये था कि जो चाइल्ड होता है वो जन्मजात ऐसी एक एबिलिटी लेकर पैदा होता है कि वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर सके, ठीक है, बातचीत कर सके, एनवायरनमेंट में घुल सके, ऐसे पहले से ही उसमें एबिलिटीज़ होती हैं, क्षमताएं होती हैं, ठीक है। ये भी इनका मानना था कि भाई बच्चा है तो बच्चा तो खेलेगा ही, बच्चा तो ये तो करेगा ही, तो उसमें क्या है, इनबॉर्न है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो पहले से सीख आके आया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, चाइल्ड क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। देखिए ये भी इनका मानना था कि जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो अपना जो नॉलेज का, जो ज्ञान का एक वर्ल्ड है पूरा, वो खुद बनाता है, ठीक है। जहाँ से उसको जो ज्ञान लेना होता है, जिस तरीके से लेना होता है, वो बाल अपने आप ही ले लेता है, वो बच्चा अपने आप ही ले लेता है। तो बच्चा अपना ही एक नॉलेज का वर्ल्ड बनाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए किसी चीज़ को बनाना क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह आपने सुना होगा। किसी चीज़ को बनाना क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, किसी चीज़ को बनाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, जैसे चाइल्ड अपना नॉलेज बना रहा है इस वर्ल्ड के बारे में, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म दिया, ठीक है। तो इनकी 3 सोच पहले याद रखिएगा कि चाइल्ड जो है अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि उसमें जन्मजात कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है एनवायरनमेंट से लर्न करने की, इंटरेक्ट करने की, ठीक है। इसके बाद जो बच्चा है वो अपनी वर्ल्ड की नॉलेज खुद बनाता है, ठीक है, ठीक है जी। सॉरी मैं इसको हिंदी में लिखना भूल गई हूँ, आप इस कंस्ट्रक्टिविज्म का जो मीनिंग है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद द टर्म कॉग्निटिव, देखिए इन्होंने क्या, कौन सी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने डेफिनेशन दी थी और इसके ऊपर थ्योरी करी थी। तो अब हमें ज़रूरी है कि हम कॉग्निटिव का मतलब समझें कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, द टर्म कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, ठीक है। कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं, चेतना, ठीक है। चेतना, संज्ञानात्मक शब्द व्यक्ति के मन की चेतना से संबंधित है। नहीं समझ में आया होगा, सेकंड पढ़ते हैं। द कॉग्निशन इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक रीजनिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। अनुभूति में तर्क और सोच जैसी गतिविधियां शामिल हैं। देखिए कॉग्निटिव मतलब आपके दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप सोच रहे हैं, चाहे आपको सोच समझ के कर रहे हैं, उस सबको क्या बोलता है, कॉग्निटिव बोलते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रीजनिंग कैसे कर पाएंगे, जब हम दिमाग लगाएंगे, पूरा मन, हमारा ध्यान उसी रीजनिंग को करने में होगा। तर्क दे पाएंगे किसी बात का जब हम किसी बात को समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, कॉग्निशन, दिमाग होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को समझने के लिए जो पियाजे साहब हैं उन्होंने ये थ्योरी बनाई। इसके बाद थिंकिंग, ठीक है, जो हम करते हैं, विचार करते हैं, वो भी क्या है, दिमाग से संबंधित है, कॉग्निटिव। यहाँ पर भी आ गया संज्ञानात्मक, ठीक है। जो भी आप अपने होशो हवास में रहकर काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसे कॉग्निटिव बोला जाता है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ बोला जाता है। समझ में आ गया, संज्ञानात्मक किसे बोला जाता है, जो भी आप काम अपने होशो हवास में रह के करते हैं, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए कर लिया, ये कर लिया, बिना सोचे समझे कह दिया, बिना कुछ सोचे समझे ज़बान से स्लिप हो गया, नहीं। जो सोच समझ के काम किया जाए, जिसके पीछे तर्क हो, रीज़न हो, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। यही इन्होंने, ऐसे ही ये जो सोचने समझने की शक्ति है, इसका विकास कैसे होता है, इसी चीज़ को पढ़ा था किसने, पियाजे साहब ने, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। Piaget observed that intellectual abilities of children and adolescents, finding that children think in a different ways from adult। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है, सबसे पहले हिंदी वाले भी सुन लीजिए। पियाजे ने बच्चों और किशोर की बौद्धिक क्षमताओं का अवलोकन किया और पाया कि बच्चे वयस्कों से अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। इनकी सबसे पहली फाइंडिंग क्या थी, इन्होंने सबसे पहले क्या पता लगाया कि जो बच्चों, जैसा बच्चा सोच रहा है वैसा एक वयस्क नहीं सोच रहा है, बच्चा एक बहुत अलग तरीके से सोचता है,
ठीक है, किससे? एक वयस्क से। ये इनकी पहली फाइंडिंग थी, ये इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी थी इन्होंने। इनकी थ्योरी शुरू करने से पहले हमें 3 कंपोनेंट इनके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मेन बात करी थी, जो कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि स्कीमा। दिमाग को जब इन्होंने पढ़ा उसके बाद एक वर्ड दिया इन्होंने, स्कीमा। अब स्कीमा वर्ड क्यों दिया इन्होंने, क्या इसका मतलब था, क्या तात्पर्य था, आइए जी जान लेते हैं। अ स्कीमा इज ए सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट्स और बिहेवियर। अ स्कीमा इज अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर वंस नॉलेज। मतलब कि एक स्कीमा विचार या व्यवहार का एक व्यवस्थित पैटर्न है। एक स्कीमा संज्ञानात्मक रचना है जो किसी ज्ञान के रूप में, रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। नहीं समझ में आएगी, सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। ये है स्कीमा। देखिए, अब सिंपल शब्दों में समझिए कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा होता है कि हर किसी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज। ठीक है, मान लीजिए स्कूल के बारे में भी उसे पता है, डांसिंग के बारे में भी उसे पता है, वोकेशनल के बारे में पता है, एनिमल्स, माय फैमिली, स्पोर्ट्स, हर किसी के बारे में छोटी छोटी नॉलेज। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन में इनकी नॉलेज की विंडोज़ बन जाती हैं। ठीक है, खिड़कियाँ बन जाती हैं, और इन्हीं खिड़कियों को जोड़ते हुए वो आगे अपना लर्निंग्स करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, उस 2 साल के बच्चों को आपने बताया कि ये है तुम्हारा स्कूल। ठीक है, ये है तुम्हारा स्कूल। ठीक है, अब वो किसी और स्कूल को देखेगा, तो वो बोलेगा कि ये तो स्कूल नहीं है, ये घर है। ठीक है, मेरा स्कूल अलग है, ये घर नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये घर है। ठीक है, फिर उसके पेरेंट्स बताएंगे नहीं बेटा, अलग अलग तरीके के स्कूल होते हैं, हर जगह ये वाले स्कूल होते हैं, तब उसको समझ में आएगा। ठीक है, स्कीमा होता क्या है? स्कीमा होता है कि हर चीज़ के बारे में हमें कैसे पता कि ये चीज़ कॉम है, ये चीज़ टीवी है, ये चीज़ टेबल है, ये चीज़ कैसे है? क्यों? क्योंकि हमारा सबसे पहले एक टेबल हमने देखी होगी जब हम पैदा हुए होंगे, उसका एक छोटी सी पिक्चर हमारे दिमाग में रही होगी, और वो दिमाग की पिक्चर क्या कहलाती है? स्कीमा। जिसकी वजह से आज हमें पता है कि हर तरीके की टेबल होती हैं, ऐसी टेबल होती हैं, कांच की भी होती है, वुड की भी होती है। तो हमारी नॉलेज क्या है? जुड़ती चली गई है। ठीक है, पर ये क्या है? छोटे छोटे ज्ञान की खिड़कियां हैं, जिसमें हर तरीके का ज्ञान एक बच्चे को होता है। ठीक है, जो भी उसके नज़रों के सामने, जो भी उसके संज्ञान के सामने आया होगा, वो उसने एक ज्ञान की खिड़की बना ली होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने कभी कुत्ता नहीं देखा, ठीक है, उसने सिर्फ बिल्ली ही देखी है, तो उसकी ज्ञान की खिड़की मतलब कि स्कीमा किसके बारे में बनेगा? एक बिल्ली के बारे में बनेगा। एक कुत्ता जब वो पहली बार देखेगा तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, और वो बोलेगा कि ये तो कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। नहीं, तब उसको करेक्ट करना पड़ेगा कि कुत्ता अलग है, डॉग अलग है और बिल्ली अलग है। तो क्या हुआ? एक डॉग की खिड़की उसकी और जुड़ गई है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एवरीथिंग यू नो, इसका मतलब है एवरीथिंग यू नो, जो भी आप जानते हैं उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, जो भी आप जानते हैं, जिसके बारे में भी आपको ज्ञान है, उसे कहते हैं स्कीमा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन। देखिए, इसमें अब स्टेजेस आएंगी कुछ। ठीक है, इसमें कुछ अब स्टेजेस आएंगी। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, अडेप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग फेमिलियर विद द वर्ल्ड। दीज स्टेजेस आर एज फॉलो। देखिए, अडेप्टेशन का मतलब है कि अनुकूलन दुनिया से परिचित होने की एक प्रक्रिया है। अनुकूलन क्या है? दुनिया से परिचित होने की एक प्रक्रिया है, और इसके भी क्या है? चरण हैं। जब एक बालक पैदा होता है, वो क्या करता है? कोशिश करता है दुनिया को जानने की। ठीक है, अब वो जानेगा तो प्याजे साहब ने क्या देखा कि वो चरणों में जान रहा है, उसके भी स्टेजेस है। तो वही स्टेजेस नीचे दी हुई है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। समझ में आ गया अडेप्टेशन क्या होती है? सबसे पहली बात, असिमिलेशन क्या होता है? When new schema is added in pre-existing schema। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कुत्ते और बिल्ली वाली चीज़ बताई कि भाई एक न्यू स्कीमा आके जुड़ रहा है, किसमें? एग्जिस्टिंग स्कीमा में। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को 1 से 10 तक गिनती आती थी,
1 से कहाँ तक 10 तक गिनती आती थी। ठीक है, उसका स्कीमा कहाँ तक बना हुआ था, उसकी दिमाग की जो विंडो है, स्कीमा की जो ज्ञान की विंडो है, ठीक है, जो उसका ज्ञान है वो कहाँ तक था, 1 से 10 तक। पर एसिमिलेशन क्या है, जब एक नई चीज़ आकर ऐड हो जाती है किस में, 1 से लेकर 10 में। अब हमने 1 से लेकर 1 2 3 यही चीज़ सीखी थी। अब हमने ये भी सीखा कि 10 9 8 7 रिवर्स काउंटिंग भी होती है। तो क्या है, ऐड हुआ है ना, कोई नई चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, पहले हम 1 से लेकर 10 तक गिनती करते थे, अब हम 10 से लेकर 1 तक गिनती कर रहे हैं। ये पहले से उसको पता था, अब नई चीज़ एक ऐड हो गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, आकर मिल जाना। ठीक है, ये चीज़ होती है एसिमिलेशन। आगे चलते हैं अकोमोडेशन। इसके बाद स्टेज है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है, वेन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा इज मॉडिफाइड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीमा। देखिए, पहले एक बच्चे को पता था कि 1 से लेकर 10 तक ही गिनती होती है। ठीक है, फिर जब वो और सीखने लगा तब उसको बताया गया कि नहीं जी, 11 12 13 14 ये वाली काउंटिंग भी आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। तो उसका क्या हुआ, ये जो स्कीमा था कि भाई 1 से 10 तक गिनती होती है, ये जो सोच थी उसे बदलनी पड़ी और ये वाली गिनती भी याद करनी पड़ी। ठीक है, अकोमोडेशन कब है, जब देखिए जो इससे पहले वाली स्टेज थी, इसमें सिर्फ उसको पता लगा कि 1 से लेकर 10 ये सीधी गिनती है और 10 के बाद जो 1 तक है रिवर्स काउंटिंग है, ये भी एक गिनती है, पर अभी तक उसके संज्ञान में ये बात जुड़ी नहीं है। ठीक है, सिर्फ पता लगी है, जुड़ी नहीं है। आगे चलते हैं, इस वाले में क्या बोल रहा है कि जो उसका प्री एग्जिस्टिंग, जो उसका पहला मानना था कि 1 से 10 तक ही गिनती होती है, अब इसका ये प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा चेंज हो गया है किस चीज़ में, कि नहीं भाई 11 भी होती है, 12 भी होती है, 13 भी होती है और 14 भी होती है। ठीक है, ऐसी भी ये वाली गिनती होती है। तो उसने क्या किया कि अब ये वाली गिनती उसको पता थी, ये वाली उसको इंट्रोड्यूस करी गई। अब उसको पता है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती होती है। समझ में आया, उसने अपने इस प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज कर दिया किसी नए स्कीमा के आने से। ठीक है, हो सकता है ये वाली आपको चीज़ अभी ज़्यादा क्लियर ना हो, बट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है इक्विलिब्रेशन। इसके बाद में डिसइक्विलिब्रेशन। देखिए, इक्विलिब्रेशन टेक प्लेस व्हेन अ चाइल्ड स्कीमा कैन डील सक्सेसफुली विद द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन थ्रू एसिमिलेशन। देखिए, संतुलन, असमानता संतुलन तब होता है जब एक बच्चे का स्कीमा आत्मसात के माध्यम से दी गई वर्तमान जानकारी से सफलतापूर्वक निपट सकता है। ये कहना क्या चाह रहा है, इक्वल, देखिए इसका साइन क्या याद रखेंगे, इक्वल, और ये है डिसइक्वल। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को बताया गया कि ये तुम्हारे माता पिता हैं। ठीक है, उसने मान लिया कि हाँ जी ये मेरे माता पिता हैं। अब उसके दादा दादी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं। अब बच्चा डिसइक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि भाई कौन से मेरे माता पिता हैं, इसमें बड़ा छोटा क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा हैं कौन से। ठीक है, क्योंकि उसको पहले से क्या पता था, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। ठीक है, उसकी जब उसने दादा दादी को देखा बहुत दिनों बाद, तब उसे पता लगा कि ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला जो उसके पास पहले से नॉलेज थी ये हिल गई और इसको कहते हैं डिसइक्वल होना। ठीक है, अब हमने बच्चे को बताया कि ये आपके पापा मम्मी हैं, ये आपके दादा दादी हैं। ठीक है, ये आपके दादा दादी हैं। ठीक है, ये जैसे आप इनके बेटे हो, ये भी आपके दादा के बेटे हैं जो आपके पापा हैं। इस तरीके से अगर समझाया तो उसको समझ में आएगा, ये हो गया इक्वल। ठीक है, जो बच्चा अपना लेता है ये होता है इक्वल। चल लीजिए आगे चलते हैं। डिसइक्वल का देखिए सेम लिखा हुआ है। एक असमानता तब होती है जब मौजूदा स्कीमा के साथ नई जानकारी को सफलतापूर्वक निपटाया ना जा सकता है। समझ गए। ठीक है, जब सफलतापूर्वक वो निपटाया ना जाए। ठीक है, अब देखिए स्टेजेस होती हैं कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास की कुछ स्टेजेस दी हुई हैं। मेनली 4 स्टेजेस दी हुई हैं, किसने, पियाजे साहब ने। ठीक है जी, तो ये एक बच्चा है, इसकी उम्र रहेगी 0 से 2 वर्ष। पहली स्टेज है 0 से 2 वर्ष। अब 2 वर्ष की जब बच्चा होगा इतना ही होगा,
ठीक है। ये टॉय को देखेगा, छुएगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, उससे खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। संवेदी मोटर चरण इसको हम बोलते हैं, जो कि 0 से लेकर, मतलब जब पैदा हुआ, बर्थ भी लिख सकते हैं, जब वो पैदा हुआ तब से लेकर 2 वर्ष तक ये वाली जो स्टेज है वो चलती है। अब हमारे 5 सेंस होते हैं, इसी से ही बच्चा खेलता है, एनवायरनमेंट से बात करता है, अपने जितना भी ज्ञान है अपने किससे लेता है? सेंस से लेता है। किसी छू कर लेता है, किसी को मुंह में जैसे बॉल डाल ली, उस चीज़ से ये थोड़े से अपना ज्ञान बढ़ाता है। किसी को छुएगा, ठीक है, अपनी मम्मा को छुएगा, उनकी स्मेल लेगा, ठीक है। तो अपने सेंसेस से क्या करता है? लर्न करता है, ठीक है। इसलिए इस स्टेज का नाम रखा गया है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक? 0, मतलब कि बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक। कहाँ से सीखेगा? अपने 5 सेंस जो कि हमारे होते हैं, ठीक है, 5 सेंसेस से सीखेगा। आगे चलते हैं। देखिए मेन पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। यूज सेंसेस टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण को समझने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करना, ठीक है। इंद्रियों का प्रयोग करते हैं ये किसको? अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को समझने के लिए, ठीक है। हर चीज़ को छुएगा, बॉल को छुएगा, भाई मुंह में डालेगा, उसको देखेगा इसका आकार कैसा है, ठीक है, तभी तो उसको समझ में आएगा ना कि ये बॉल है। तो वो बोल तो नहीं सकता है, ठीक है, बट वो छू कर, उसको सूंघ कर, उसको देख कर, उसके साथ खेल कर तब पता लगा सकता है कि ये एक बॉल है जो कि खेली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टब में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है, ठीक है। एक में वो अगर हाथ लगाएगा तो देखेगा, महसूस करेगा कि इसमें गर्म है, एक में ठंडा है तो उसमें इजीली अपना वो खेल पाएगा, हाथ लगा पाएगा। इस चीज़ से भी ज्ञान उसका बढ़ता है, ठीक है। आगे वाला देखिए, यूज मोटर और फिजिकल एक्टिविटी, मोटर या शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, ठीक है। मोटर मतलब कि मोटर और फिजिकल एक ही चीज़ समझिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है खेलने के लिए, भाई कूदेगा, बैठेगा, चलेगा, ठीक है, छुएगा किसी चीज़ को, तो ये सारी क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी है। ये बात आपको समझ में आ गई कि फिजिकल एक्टिविटी करता है बच्चा, खेलता है, बैठता है, कूदता है ज़्यादा, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी से अपनी जो जितनी भी लर्निंग्स है वो करता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आप मान लीजिए आपके हाथ में कोई एक टॉय है, जैसे कि मदर करती है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी मदर करती थी, ले गई चिड़िया, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होती थी उसे ले गई चिड़िया करके और उसे छुपा लेती थी, ठीक है। इस वाली स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चा एबल हो जाता है, बच्चा योग्य हो जाता है कि वो ढूंढी हुई, जो छुपाई हुई जो चीज़ है उसे ढूंढ सके और पता लगा सके कि है कहाँ, ठीक है। तो इसमें बच्चा इतना भी योग्य हो जाता है, मतलब कि उसकी इंद्रियों के साथ साथ उसका संज्ञान भी काम करने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंसी। इस अवस्था को शैशव अवस्था भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 मेन बातें इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। आगे चलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, देखिए इससे पहले आती है, इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व परिचालन चरण। ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलता है, ठीक है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलता है और इसे बोला जाता है पूर्व परिचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहला इन्फेंसी, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है जी। 2 से 7 वर्ष तक चलता है। अब देखिए इसकी मेन बातें क्या रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करी जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज गति से क्या होगा? भाषा का विकास इसमें सबसे ज़्यादा तेज गति से होगा, ठीक है। और इसी में ही बच्चे जो है अपने शब्दकोश को बढ़ाते हैं, ठीक है, बात करना सीख जाते हैं, ठीक है। पहले वाली स्टेज में तो क्या होगा? बच्चा 2 ही साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मम्मी पापा यही सारे वर्ड बोलने शुरू करेगा। बट इस वाली जब वो 2 से 7 वर्ष में होता है, इसमें जितना भी उसका लैंग्वेज है, जितना भी उसकी भाषा है, उसका विकास सबसे ज़्यादा गति से होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्टेज भी रहती है, किस चीज़ के लिए? भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म, अहंकार केंद्रवाद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेरी मम्मी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। ईगोसेंट्रिज्म क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जो इसे लगता है कि ये मेरा है तो वो उसका ही है, ठीक है। ये पापा अगर बच्चे के हैं तो ये उसी के ही पापा हैं और किसी के कुछ नहीं हो सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से इनको बोला जाता है अहंकार केंद्रवाद भी इनमें बच्चों में रहता है। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, ये बॉल मेरी है तो मेरी है, वो ज़्यादा शेयरिंग वाले पे ध्यान नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक बच्चे के पास एक हॉर्स है, ठीक है, एक बच्चे के पास मान लीजिए गुड़िया है, तो उस हॉर्स को और उस गुड़िया को वो क्या करेंगे, एनिमिज्म मतलब कि रियल समझेंगे। ठीक है। मान लीजिए एक लड़की घर घर खेल रही है, ठीक है, तो कैसे खेल रही है, जैसे वो खुद ही है, वो गुड़िया वो खुद ही है। ठीक है। इस तरीके से खेल रही है। किचन किचन खेल रही है तो ऐसा प्रिटेंड करती है उस किचन के साथ कि ये रियल में ही मैं खाना बना रही हूँ। तो जितना भी एनिमिज्म की तरह जीववाद, ठीक है, मतलब कि हर चीज़ को महसूस करना, हर चीज़ को जीवित समझना। अगर उसके टैडी को ज़रा सा ऐसे मार दो या फिर ऐसे कुछ कर दो, उसको टैप कर दो, तो बच्चा रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इस टैडी को चोट लग गई होगी, इस गुड्डे को चोट लग गई होगी। क्यों? क्योंकि ये जीवित रूप में है। ठीक है। वो नहीं समझते कि ये एक अमूर्त चीज़ है। ठीक है। इसके बाद इसीलिए इसको बोला जाता है नोन एज टॉय एज, खिलौने की उम्र इसको कही जाती है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं कि टॉय एज कौन सी हो गई, इन्फेंसी स्टेज कौन सी हो गई। ठीक है। तो ये सीधे सीधे भी उठकर क्वेश्चंस आ जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। ये 4 बात याद हो गई। आगे चलते हैं। इसके बाद की स्टेज जो है वो आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो है थोड़ा अब पढ़ने लिखने में इन्वॉल्व होने लगता है ज़्यादा। ठीक है। सबसे पहले बात तो आप ध्यान दीजिए इन ग्लासेस पे। एक चौड़ा ग्लास है, थोड़ा सा और बड़ा है, इससे थोड़ा और बड़ा है, और इसको लिख रहा है और सोच रहा है। ठीक है। अब इस चीज़ की क्लैरिटी मैं आप लोगों को देती हूँ। देखिए इस स्टेज को क्या बोला जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही कॉन्क्रीट परिचालन चरण 7 वर्ष से कब तक, 11 वर्ष तक ये चलता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा प्याजे साहब ने कि इस स्टेज में जब बच्चे 7 वर्ष के हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चों में, तार्किक सोच आ जाती है। ठीक है। हर चीज़ का तर्क ढूंढने लगते हैं। ठीक है। कि भाई यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो क्यों है, ये ज़्यादा है तो ये क्यों है। तो ये थोड़ी सी तार्किक चीज़ें उनमें ज़्यादा आ जाती है, तर्क ढूंढने लग जाते हैं पीछे के, और तर्क देने भी लग जाते हैं। ठीक है। पर अभी पूरी तरीके से नहीं, लॉजिकल थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में फंसाएगा आपको। ठीक है। सीटेट वाले क्वेश्चन में फंसा देते हैं। कॉन्क्रीट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लॉजिकल थिंकिंग कब से आनी शुरू हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आप इसी में ही अपना आंसर जो है वो लगा के आएंगे। देखिए इसमें अब रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है। उलटने अथवा पलटने योग्यता। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चा सिर्फ यही समझ रहा है कि 1 से 10 तक ही गिनती है, बट हमें ये भी बताना है कि 10 से 1 तक भी होती है। ठीक है। तो इस वाली स्टेज में जब वो 7 वर्ष का हो जाता है, तब उसको पता लगता है कि हाँ जी रिवर्स काउंटिंग भी कोई चीज़ होती है, और योग्य हो जाता है रिवर्स काउंटिंग करने के भी, और कोई भी चीज़ रिवर्स करने के भी। पानी भरा भी जा सकता है, पानी खाली भी किया जा सकता है। इस तरीके से रिवर्स करके देखना, ठीक है, उल्ट पलट करके देखना इस चीज़ों को, ऐसे भी वो समझने लगता है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप और साइज, दिस कॉल्ड इज कंजर्वेशन। देखिए सिर्फ ये मैंने पूरी लाइन लिख दिया, बट आपको सिर्फ कंजर्वेशन से याद रखना है। ठीक है। सुनिए, देखिए पहले तो इसमें बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए जो कि मैंने आप लोगों को ग्लास ऊपर दिखाए थे। ठीक है। एक टीचर ने मान लीजिए ये लंबा ग्लास रख दिया, इसमें भी सेम पानी है, और एक ये शॉर्ट ग्लास रख दिया, इसमें भी सेम पानी है, बट इसमें इसको फैला हुआ पानी दिखेगा, इसमें इसको ज़्यादा पानी दिखेगा, लंबे वाले में ज़्यादा पानी दिखेगा ना। तो ये नहीं समझ पाते इसमें पानी है किस में ज़्यादा, ये नहीं समझ पाते हैं ये लोग। ठीक है। पर इस वाली स्टेज में ये तर्क के साथ समझने लग जाते हैं कि भाई आप शेप चेंज कर लीजिए, अगर क्वांटिटी इतनी है पानी की, अगर आपने पानी इतना डाला है तो वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये तर्क इनमें आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। ठीक है जी। अगला है नोन एज लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज। ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग एज, गैंग एज। ठीक है। जिसमें बच्चों के गैंग टाइप बन जाते हैं, बाद के बचपन, ठीक है, या पूर्व गिरोह उम्र के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। एबल टू डू कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है। ठोस सोच
में सक्षम रहते हैं ये लोग। कैसे? अब देखिए कैसे रहते हैं। मान लीजिए कि एक ग्लास है, ठीक है, मान लीजिए एक ग्लास है। एक ग्लास जब उनके सामने रखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तभी ये उस बारे में सोच सकते हैं। कॉन्क्रीट मूर्त चीज़ें इन्हें चाहिए होती है, किसके लिए? अध्ययन करने के लिए, ठीक है। अब इनको आप करवाने लग जाओ कि रेनबो देखिए, रेनबो में इतने कलर होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, देखिए, तो ये इतना गहराई से नहीं सोच पाएंगे। बशर्ते आपको इनको पूरे बोर्ड पर, जो हमारा वाइट बोर्ड होता है, ठीक है, जो हमारा मॉनिटर या फिर लैपटॉप जो वाइट बोर्ड होता है, उस पर दिखानी पड़ेगी वीडियो कि रेनबो बनता कैसे है, तब उस पर वो सोचना विचारना शुरू करते हैं, अगर आपको अच्छे से समझाना है तो, ठीक है। तो मूर्त चीज़ों के बारे में ये सोचना शुरू करते हैं, मूर्त चीज़ों के बारे में ये अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब लास्ट हमारी जो स्टेज आती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे हम बोलते हैं औपचारिक परिचालन चरण। ये कहाँ से होती है? 11 वर्ष से ऊपर तक, ठीक है। 11 वर्ष से आप 18 लगा सकते हैं। 11 से आगे वाले जो वर्ष होते हैं इसमें हम बोलते हैं प्री फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में बोला जाता है औपचारिक परिचालन चरण। देखिए इसमें क्या होता है? डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें किसी बैंक के बारे में बताना है और इन्होंने बैंक कभी देखा नहीं है, सिर्फ एक पिक्चर दिखा दीजिए इन्हें बैंक की और सब कुछ समझा दीजिए, ये शुरू करते हैं उसके बारे में सोचना, ठीक है। अब इनकी जो सोच है वो अमूर्त रूप में होने लगी है, ठीक है। मान लीजिए आपको हिमालय के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो ये हिमालय के बारे में यहाँ से भी बैठकर सोच के उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये ऊपर आपको इसमें दिख रहा है ना कि भाई इस तार को लगाने से ऐसे होगा, इस तार को लगाने से ऐसे होगा, तो भाई इनको रिजल्ट का तो अभी नहीं पता कि क्या होगा, पर ये सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, चाहे उनके सामने वो चीज़ हो चाहे वो ना हो, सोचना ये शुरू करते हैं। इसके बाद आती है गैंग एज, गिरोह की उम्र इसको बोला जाता है। मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्ताना, मतलब दोस्त बनाने लगते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच इनमें विकसित होती है, बहुत अच्छे से तर्क वितर्क करके सोचने लग जाते हैं। यही कुछ मेन बातें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा प्याजे की थ्योरी। और मैं जानती हूँ कि प्याजे की जो ये थ्योरी है ये एक बार में तो नहीं समझ में आती है, आप लोगों को बार बार इसको रीड आउट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, जब भी हमारी कॉग्निटिव की इसके बाद 2 थ्योरीज और आएंगे, इन थ्योरीज के आने के बाद हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये प्याजे की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।